चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 22 है। ये लेक्चर MCQ के लिए है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जैसा कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, तो ये डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया था। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, किसी का डाउट था इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी का डाउट था इसीलिए बता रहा हूँ। ये लेक्चर MCQ के लिए है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए हम लोग बात करेंगे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में फोकस है। ठीक, ओके। देखिए डाईमैग्नेटिक कैसे बिहेव करता है, अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखिएगा तो ये इस टाइप से बिहेव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने बाहर से भेज देता है। ठीक है, बाहर से जा रहा है मतलब इधर ये नॉर्थ बना ले रहा होगा और इधर साउथ, तभी तो ये नॉर्थ से ऐसा रिपेल होके चला जा रहा है। बात समझ आ रही है? अब ये सब चीज़ अगर अच्छे से पता रहेगा आपको तो आप कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखिएगा तो फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा, कुछ फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींच लेगा और कुछ जो दूर हैं वो बाहर से चले जाएंगे। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो, अच्छा ये देखिए ये अंदर खींच ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बना रहा है, साउथ बना रहा है, यहाँ नॉर्थ बना रहा है, तभी तो खींच ले रहा है ना, नॉर्थ से जो लाइन आ रहा है उसको। ये देखिए ये भी यहाँ पे साउथ बनाता है, यहाँ पे नॉर्थ बनाता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग बनाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लौह चुंबकीय पदार्थ इतना स्ट्रांग बनाता है कि सारे लाइंस को चाहता है कि अपने अंदर खींच ले, सारे लाइंस को। यहाँ मैग्नेट रखा हुआ है ऐसा, मैग्नेट बोल रहा हूँ, ये जो मैग्नेट ये है, ठीक है, ये जो बीच में रखा है ना, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन को अपने अंदर खींचेगा, मतलब बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में आते के साथ वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, ये सब हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले, ये अभी मैंने लिखा है अगर यूज आएगा तो। अब देखिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये क्या होता है, स्मॉल एंड निगेटिव। ठीक है, कहां से कहां होती है इसकी वैल्यू, ये ससेप्टिबिलिटी लिखते हैं इसको, है ना, लेस देन 0। ठीक है, -1 और 0 के बीच, मतलब निगेटिव और स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी, कुछ छोटा नंबर, ये ई क्या है, स्मॉल नंबर है। ठीक है, ई क्या है, स्मॉल नंबर, तो यहां हम लोग लिखेंगे स्मॉल एंड पॉजिटिव, याद रखेंगे ई क्या है, स्मॉल नंबर है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, वेयर ई इज स्मॉल नंबर, तो ये किसके किसके बीच में होता है, 0 से, ये यहाँ इक्वल टू मत लगाइए, 0 से कुछ स्मॉल नंबर के बीच में रहेगा। बात समझ आ रही है, 0 से स्मॉल नंबर के बीच में रहेगा। ठीक, अब ससेप्टिबिलिटी की बात आती है, फेरोमैग्नेट, ये पैरामैग्नेटिक के लिए था, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, वेरी लार्ज। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, कितनी होती है, तो ग्रेटर देन 1000, काफी ज्यादा है। ठीक है, ग्रेटर देन 1000। आप लोग को बस ये याद करना है, मैं सिर्फ आप लोग को ये याद करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं याद करवा रहा हूं, बस ये याद करा रहा हूं, तो प्लीज इसको याद कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव, -1 से 0 के बीच में। ठीक है, निगेटिव क्यों बोले, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में बना ले रहा है अपना मैग्नेट, ये अपोजिट डायरेक्शन में ये बिहेव करता है, इसीलिए। ठीक है, इसका आप थ्योरी उठा के डिटेल्स में बुक से पढ़ सकते हैं। पैरामैग्नेटिक का क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी, प्रवृत्ति जो है उसको चुंबकीय प्रवृत्ति पॉजिटिव होता है और स्मॉल होता है, किसके किसके बीच में, 0 और ई के बीच में, जहां ई क्या है, कोई स्मॉल नंबर है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लौह चुंबकीय पदार्थ का ससेप्टिबिलिटी चुंबकीय प्रवृत्ति
बहुत ज़्यादा होता है, 1000 से भी बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा मैग्नेट बन जाता है ये। बात समझ आ रही है? अब देखिए, अब हम लोग को रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करनी है। ये देखिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो अब इसको भी मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 होगा। ठीक है, म्यू आर माइनस 1 होगा। तो यहाँ ससेप्टिबिलिटी की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, म्यू आर माइनस 1। इसको याद नहीं करना है ना, टेक्निक बता रहा हूं। अब -1 हटाना है तो +1 दोनों साइड का, सब तीनों साइड +1 कर देंगे तो ये +1 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया, यहाँ म्यू आर बचा और इधर क्या आ गया 1। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्या किया है मैंने, ये आपको मैं बोल सकता था कि इसको डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन क्यों याद करें, क्यों याद करें, याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। देखिए जनरली रिलेटिव परमिएबिलिटी ही पूछता है 99%, समझिए परमिएबिलिटी बहुत कम पूछता है। वो गलती से एक क्वेश्चन मिल गया था जिसमें डाउट हो गया था, गलती से एक क्वेश्चन मिल गया था तो मैंने लिख दिया था। परमिएबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं रहता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होते रहता है। बात समझ आ रही है? तो इसको मैंने कैसे निकाला, ये आ गया, ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। मतलब 1 से छोटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी पॉजिटिव ही होता है, लेकिन 1 से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये किसका, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का। वैसे ही आप इसको निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, एक्सएम की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सएम बोल रहा हूं, ससेप्टिबिलिटी की जगह पे म्यू आर -1 लेस देन ई, ये इक्वल टू नहीं। अब दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 से बड़ा म्यू आर, यहाँ भी 1 ऐड किए तो -1 हट गया, और ई +1 से छोटा, जहाँ ई क्या है, स्मॉल नंबर, मतलब 1 से बड़ी और मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये, इसकी क्या रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर दे, मतलब एकदम कंफ्यूज कर दे, लेकिन मजबूरी है पढ़ाना, हिंदी मेरे को कंफ्यूज कर दे रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी मैनेज करना है, मेरे को भी मैनेज करना है, सबको लेके चलना है, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर आप यहाँ भी लिख दें, क्या लिख दें यहाँ पे, म्यू आर -1 ग्रेटर देन 1000, तो 1 को उधर भेजिएगा तो 999 होगा, तो लगभग हम बोल सकते हैं म्यू आर इज ग्रेटर देन 1000, बोल सकते हैं लगभग। बात समझ आ रही? एक मिनट गलत कर दिया मैंने, म्यू आर -1 ग्रेटर देन 1000, तो +1 दोनों साइड आप लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, गलत बोल दिया था मैंने, 1001 हो जाएगा, तो लगभग 1000 से बड़ा बोल देते हैं, 1001 भी तो 1 से बड़ा है। बात समझ आ रही? तो ये आ गई बात रिलेटिव परमिएबिलिटी की। बात समझ आ रही है? देखिए कैसे निकाला मैंने आप लोगों को सिर्फ ये और ये याद कराया है, ठीक है, और इसी से मैंने इसको निकाला है, कैसे, इस फॉर्मूले के हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से मैंने निकाला है। बस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लिख दी है रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म में। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, मेनली क्वेश्चन आपेक्षिक चुंबकशीलता के ऊपर ही आता है, ठीक है, ये समझ आया। अब जो आपको बता रहा हूं वो देखिए, इसमें याद रखेंगे, परमिएबिलिटी, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी म्यू एयर या फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से कम होता है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का परमिएबिलिटी एयर या फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से ज़्यादा होता है। ये देखिए फेरोमैग्नेटिक का परमिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है एयर या क्या बोलते हैं, वैक्यूम के परमिएबिलिटी से, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें ये टेम्परेचर का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन इस पे पड़ता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है,
मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाइएगा उसका ससेप्टिबिलिटी कम होते जाएगा, वो कम मैग्नेट बनता जाएगा। बात समझ आ रही है? और ये कैसे डिपेंड करता है? 1/T माइनस TC, ठीक है, T माइनस TC, समझ आ रहा है? जहां पे वेयर T इज ग्रेटर देन TC, ठीक है, T इज ग्रेटर देन TC। बात समझ आ रही है? जहां TC क्या है? क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेट, देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो क्या हो गया, क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे बदल जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कहीं भी मैंने परमिएबिलिटी म्यू को 1 से रिलेट नहीं किया है, ये बात याद रखिए कि 1 से बड़ा है कि छोटा है वो मैंने रिलेट नहीं किया है, वो नौबत नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन हम लोग उस पर किए हैं। क्या है? क्वेश्चन मिल गया था तो मैंने करा दिया था। अब देखते हैं, इसको भी देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए अब उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जिस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हो गया एक भाई साहब को, वो उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये समझ आ रहा है? और देखिए इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछेगा अगर कि यहाँ पे कुछ आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखा है और बीच में अगर आप लटका दें एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? ऐसा घूम जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ पोल बना लेता है, साउथ पोल तो ये ऐसा घूम जाएगा। बात समझ आ रही? परपेंडिकुलर हो जाएगा, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर दूर भागेगा क्योंकि ये उल्टा मैग्नेट बन जाता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, उल्टा मैग्नेट बन जाता है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन समझ आया। अब इसमें बोला जाए, इसमें लटकाया जाए तो क्या होगा? तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा, फेरोमैग्नेटिक भी खुद को अलाइन कर लेगा क्योंकि ये कैसा बना रहा है मैग्नेट। अच्छा, ये अपोजिट मैग्नेट समझ आ रहा है ना? मतलब नॉर्थ के पास नॉर्थ बना लिया, इसी सेंस में अपोजिट बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसी सेंस में हम लोग अपोजिट बोल रहे हैं, तभी लाइन ऐसा चला जा रहा है, ठीक है। और ये भी क्या करेगा? खुद को मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कर लेगा, इसमें भी और इसमें भी। क्यों अलाइन कर लेगा? अगर आप लटकाएंगे तो क्यों अलाइन कर लेगा? क्योंकि ये नॉर्थ के सामने यहाँ पे साउथ बन, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसी लाइन में ऐसा आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब दूसरा सवाल ये आ सकता है कि अगर ये कब है बात? जब फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहे, मतलब एक समान फील्ड नहीं रहे, तो ये किधर खिसकेगा? इधर मान लीजिए वीक है, इधर स्ट्रांग है, तो ये किधर खिसकेगा? वीक वाले के तरफ खिसकेगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, वीक वाले की तरफ खिसकेगा ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यों वीक वाले की तरफ खिसकेगा? क्योंकि ये जस्ट उल्टा बना रहा है। बात समझ आ रही है? तो अगर ये स्ट्रांग है, अगर ये स्ट्रांग है और ये वीक है, तो स्ट्रांग वाला इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये इधर खिसक जाएगा। बात समझ आ रही है? ये इधर थोड़ा सा खिसक जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब इसमें आपको क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन इसमें पूछे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब यहां वीक है और यहां स्ट्रांग है, इस केस में भी यहां वीक है और यहां स्ट्रांग है, नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही? नॉन यूनिफॉर्म मतलब कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ये क्या होगा? जिधर ज्यादा रहेगा उधर खिसकेगा। स्ट्रांग है, उधर खिसके। क्यों उधर खिसकेगा? क्योंकि ये खुद मैग्नेट बन जाएगा, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, आकर्षित कर लेगा उसको। जहां ज्यादा होगा अट्रैक्शन, देखिए ये क्या होगा? इसमें रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। रिपल्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। तो जहां स्ट्रांग प्रतिकर्षण रहेगा वहां से दूर भगा जाएगा, तो दूर भगाएगा। जहां यहां स्ट्रांग है तो ये दूर भगाएगा इसको, तो ये वीक वाले की तरफ खिसक जाएगा। और इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बात समझ आ रही है? इन दोनों में, इन दोनों केस में, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक केस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो जब अट्रैक्शन होगा तो ये किधर अट्रैक्ट होगा? जिधर स्ट्रांग है उधर ही अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है। तो स्ट्रांग वाले के साइड खिसक जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। बात समझ आ रही है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। अब इसको मैं फिर से इसमें नहीं जाने वाला हूं, ये सब आप लोग देख लेंगे। अब देखिए, अब ये तो अलग है, समझ गए, ये अलग है। अब फेरोमैग्नेटिक में एक चीज आता है डोमेन थ्योरी, जो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। इसको मैं मिटाल रहा हूं थोड़ा सा। डोमेन थ्योरी क्या बोलता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं।
मान लीजिए ये कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ क्यूबॉइड वॉइड जैसा भी है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाइपोल बनाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं, एटम्स मैग्नेटिक डाइपोल बनाते हैं एटम्स, और वो सब एक ग्रुप बना लेते हैं, छोटा छोटा ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, जैसे इसमें सब इधर रहे, और ये इलेक्ट्रॉन्स छोटा छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया बनाते हैं, और इस बहुत छोटे एरिया में कितना होता है, लगभग 10⁻11 एटम होता है। एक डायरेक्शन में सब रहे, ग्रुप बना लिया सब एक डायरेक्शन में, फिर यहां ग्रुप बना लिया ऐसा डायरेक्शन में, यहां ग्रुप बना लिया मान लीजिए ऐसा डायरेक्शन में, किधर भी वो बना सकता है, यहां ऐसा, ठीक है। मान लीजिए यहां बना लिया ऐसा, ऐसा ही ऐसा ये ग्रुप बना लेगा, ठीक है। इसमें ये ग्रुपिंग कर लेता है, जैसे होता है ना, मान लीजिए क्लास 7 वाले लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, 8th एक जगह, 9th एक जगह, 10th एक जगह, 12th एक जगह, कॉम्पिटिटिव वाले एक जगह हो गए, सब एक ही डायरेक्शन में हो गए। 12th वाले 12th का तैयारी कर रहे हैं, 11th वाले 11th का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन वाले कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सब एक ग्रुप बना लिए। उन ग्रुप में कितने लोग हैं, इतने लोग, और ग्रुप छोटे, बहुत छोटे से जगह में है ये ग्रुप, बहुत छोटा 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 छोटा, लेकिन उसमें इतने एटम्स हैं। तो ये जो काम इन लोग करते हैं ना, यही डोमेन कहलाता है। ये जो ग्रुपिंग कर लेते हैं इन लोग, ये डोमेन कहलाता है। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का चुंबकशीलता परमिएबिलिटी कितना होगा, ठीक है। अब देखिए परमिएबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके परमिएबिलिटी की, ठीक। कैसे निकालेंगे परमिएबिलिटी, फिर से बोल रहा हूं, जनरली रिलेटिव परमिएबिलिटी ही बोलता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। बहुत लोग इस नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं और कर देते हैं कि मैंने कुछ बुक उठा के देखने की कोशिश किया, लेकिन वन से रिलेशन मेरा कहीं नहीं मिला, मेरे को वन से रिलेशन किसका, इसका, ठीक है। परमिएबिलिटी का कहीं नहीं मिला, ज़्यादातर रिलेटिव परमिएबिलिटी ही आता है। कई जगह आपको कंफ्यूज ऐसे होइएगा आप कि वो रिलेटिव परमिएबिलिटी को, आपेक्षिक चुंबकशीलता को भी परमिएबिलिटी या चुंबकशीलता ही बोल देते हैं, इसको भी यही बोल देते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। वो इससे रिलेट कर देते हैं, बोल देते हैं कि ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है। परमिएबिलिटी जैसे रिलेटिव परमिएबिलिटी है ना, बहुत बड़ा मतलब 1000 से भी बड़ा, तो ये कई जगह बोल देते हैं, तो ये दिक्कत आता है। तो वो अलग अलग समझना है हमको। अब देखिए हम लोग को रिलेशन पता है, ये वाला म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नॉट। आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। म्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब हम लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर आयरन, फॉर आयरन। तो आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 लाख होता है, ठीक है, 2 लाख होता है, 2 लाख। फिर से बोल रहा हूं कि परमिएबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से, जिसके भी हिसाब से, उसके पोजीशन के हिसाब से, आपने उसको कैसे रखा है, ऐसा सीधा रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, कैसे रखा है, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। और उसमें जो एटम्स है वो किस प्रकार से उसमें क्या बोलेंगे उसको, असेंबल्ड है, या किस प्रकार से वो उसमें उनका पोजीशन क्या, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, म्यू नॉट क्या होता है, तो अब याद कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो म्यू नॉट क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये फ्री स्पेस का है। अब आप अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, मैं बता रहा हूँ मैंने वो आंसर क्यों दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सब चीज़ समझा दिया मैंने, अब मैं वो बता रहा हूँ। वैल्यू आप पुट करेंगे अगर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू, क्या मैं इसको लिख दूँ 2 इंटू 10⁵, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 2 इंटू 10⁵। तो अगर आप लगभग देखें इसको, तो ये कुछ +5 और -7, 10⁻⁻2। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा पाई 3. एक रफ एस्टिमेट हम लोग देख रहे हैं, 3.14 इंटू 8, 8 चौका 32 का 2,
8 एकम 8 3 11 का 1 बचा 1, 8 3 का 24, 1 25। ठीक है, तो कितना आया 25.12 इंटू दिस, या 2.512 इंटू 10⁻⁻1। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करके अगर आप देखें, यहीं पे अगर आप इसको सॉल्व करके देखें, 10⁻⁻2 अगर हटाएं तो 25.12 अपॉन 100 आ जाएगा, जो कि लगभग 0.25 समथिंग आएगा। 1 से छोटा है कि नहीं? आयरन के लिए लिया मैंने, देख लीजिए आप, इसका ये 1000 से बड़ा लिया था ना, कितना ज्यादा है आयरन का। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी उसका क्या आ रहा है 0.25 आ रहा है, जो कि क्या है 1 से छोटा है, 1 से थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए मैंने वो आंसर लिया था। मेरा जवाब ये है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे रोकता हूं और अब एमसीक्यू करना है, तो मैं अपने क्वेश्चंस को लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है? तो अब इंग्लिश मीडियम वाले, तो जब किसी, मतलब तो सबको पता होगा, चुंबकीय द्विध्रुव मतलब मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल कुछ इस टाइप का होता है ना, एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कैसे रख रहा है वो नहीं बता रहा है। मान लीजिए ऐसा रखा है, और डायरेक्शन का ही बात नहीं करते, ऐसे ऐसे आपका क्या है फील्ड लाइन है। समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी रखते थे तो इधर एक फोर्स लगता था और जस्ट उसका एक अपोजिट फोर्स इधर लगता था, है ना, उसका अपोजिट फोर्स इधर, ये -F ये +F, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्स लगता था। तो इसी को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स या कपल बोलते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। तो यहां क्या लग रहा है, बस यही फोर्स लगेगा, बल युग्म लगेगा, कपल ऑफ फोर्स लगेगा। देखिए कुछ ऑप्शंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, ना बल ना बल युग्म। ठीक है, न मने ना फोर्स लग रहा है ना कपल लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एक बल परंतु कोई बल युग्म नहीं, मतलब एक फोर्स लेकिन कोई कपल ऑफ फोर्स नहीं। तो एक फोर्स यहां लग रहा है, नहीं लग रहा है, यहां कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये क्या बोल रहा है, एक बल तथा एक बल युग्म, एक बल युग्म मतलब एक फोर्स और एक कपल ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, सिर्फ कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक बल युग्म परंतु कोई बल नहीं। बात समझ आ रही है? बस क्या लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इसको क्या बोलेंगे, एक कपल बोलेंगे। बात समझ आ रही है? एक कपल बोलेंगे, एक वन कपल ऑफ फोर्स। बात समझ आ रही है? एक बल युग्म इसको बोलेंगे। ये इधर इधर एक जोड़ा बना, एक कपल बना, लेकिन और कोई बल नहीं है, बस यही एक। आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि दो फोर्स लग रहा है, नहीं, इसको दो फोर्स नहीं बोलते हैं। जैसे हम लोग ऐसा ढक्कन खोल रहे हैं तो क्या होता है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर एक इधर, F इधर F इधर। आप दरवाजा खोलते हैं तो आप दरवाजा जब खोलते हैं तो अगर खींच रहे हैं तो एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और दरवाजा का जो दूसरा साइड फिक्स है वो एक फोर्स उधर लगाता है, तब जाके ये ऐसा घूमता है। बात समझ आ रही? तो उसमें सिर्फ क्या लग रहा है, एक इधर एक इधर, तो कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, मतलब बल युग्म, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, पहले वाले को मिटाल देते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है यूनिट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इस बात को समझिए कि हिंदी में लिख के पढ़ाना ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मैनेज कीजिए, सबका काम हो जाए, हिंदी मीडियम वाले का भी इंग्लिश मीडियम वाले का भी। आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो या कोई भी लैंग्वेज हो, संस्कृत हो, स्पेनिश हो, जो भी हो, आपको मतलब क्या रहता है क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन का मतलब समझना है। तो भाई
जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो समझ आ ही जाएगा, हिंदी में लिखा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब, तो आपको क्वेश्चन का मतलब समझने से मतलब है ना, वो तो समझ आ ही जा रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बन जाएगा। और एक चीज़ और, कई लोग बोल रहे हैं कि नोट्स सर, नोट्स दे दीजिए, इंग्लिश में नोट्स, हिंदी में नोट्स। तो मैं बोलूँगा भाई नोट्स क्या है, नोट्स होता क्या है, आप जो समझ रहे हैं ना आप उसको अपने भाषा में लिख लीजिए। आपका जो भी भाषा है, आपका भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी है, हिंदी में लिखिए। बस इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंस क्या है, वर्ड, ठीक है, वर्ड का स्टॉक। तो अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ मान लीजिए, हालांकि मैं इंग्लिश तो बताता ही हूँ, तो आप उस हिंदी वर्ड का इंग्लिश देख लीजिए, वर्ड स्टॉक से देख लीजिए, डिक्शनरी से, कि उस हिंदी का इंग्लिश क्या है। आप उसको अपने भाषा में लिख लीजिए कि भाई डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये होता है, या मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आप उसका हिंदी ढूंढ लीजिए, लिख लीजिए कि ये होता है। देखिए कई लोग समझते हैं नोट्स का मतलब कि जैसा बुक में छपा है वैसा छाप दो, ये बिल्कुल भी नोट्स ऐसा नहीं होता है। मैं इस बात को 2-4 बार और रिपीट करूंगा, नोट्स का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं होता है। वो नोट्स जो आप सोच रहे हैं ना बुक जैसा लिख दो, वो नोट्स स्कूल में या अपने टीचर को दिखाने के लिए, चेक कराने के लिए होता है। जो आपके काम का नोट्स है ना, वो सिर्फ आपको समझ आना चाहिए। आप शॉर्टकट में लिखेंगे सब कुछ, शॉर्टकट लिखिए, सबको सब कुछ शॉर्टकट लिखिए अपने भाषा में। छत्तीसगढ़िया भाषा है, छत्तीसगढ़िया में लिखिए, जो भाषा है आपका उस भाषा में आप लिखिए, ठीक है, लेकिन आप लिखिए। उस नोट्स को आपको किसी और को नहीं समझाना, वो आपके लिए, तो आप हिंदी इंग्लिश घर में बोलचाल वाला भाषा जिसमें लिखना है आप लिख लीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम से डिनोट करते हैं, एम। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, एम बराबर क्या होता है 2L इंटू QM। एक और फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, वो क्या होता है NIA, ठीक है, NIA, या इसी को हम लोग बस बोलते हैं IA। तो अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, ये करंट है तो इसकी यूनिट एम्पियर, और ये क्या है एरिया, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। आंसर ऑप्शन सी। बात समझ आई, इसको मैं डाल रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई के एक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, मतलब कोई तार है जिसका लंबाई L है, L है लंबाई, लेंथ L है, और उसमें I एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। इसको मोड़कर वृत्ताकार बनाया गया है, इसको अब मोड़ दिया गया इसको, और इसको वृत्ताकार बना दिया गया। तो इसमें अभी भी तो करंट तो उतना ही है ना, बात समझ आ रही है, करंट तो अभी भी I एम्पियर है, I एम्पियर है, ठीक है, मोड़ के बना दिया गया। इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, आपको बताना है कि इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो चुंबकीय आघूर्ण, सबसे पहले आपको सोचना है कि चुंबकीय आघूर्ण आप कैसे निकालते हैं। तो m बराबर 2 फॉर्मूला है, एक 2L क्या है, टोटल लेंथ होता है ना डाइपोल का, टोटल लेंथ इंटू पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, या दूसरा फॉर्मूला है इसी का IA। अब जहां पे जो सूटेबल है आप वो रखिए, बात समझ आ रही है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे यूज करने वाला हूं, इन दोनों में समानता क्या क्या है। तो समानता सुनिए, मतलब क्या सिमिलरिटी है, तो इसमें भी I एम्पियर करंट है, इसमें भी I एम्पियर करंट है, इसका जितना लेंथ था इसका भी उतना ही लेंथ है। अब आप मान लीजिए कि इसका रेडियस है R, तो इसका लेंथ क्या हो गया इस वायर का, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर बराबर क्या होगा सरकमफेरेंस, है ना। ये जो लेंथ था इसी को मोड़ के आपने, ये सीधा था ऐसा सीधा था, इसी को मोड़ के आपने ऐसा बना दिया, तो ये लेंथ किस में बदल गया सरकमफेरेंस में। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसके हेल्प से, L बराबर 2πr, बात समझ आ रही है, L बराबर 2πr। अब यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2π, ये R आ गया। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, करंट वाला फॉर्मूला, क्योंकि करंट वाले फॉर्म में आंसर दिया है ये वाला। अब देखिए, अब यहां आप पुट कीजिए M इज इक्वल टू I को I रहने दीजिए, एरिया क्या होता है, सर लूप बना है, सर्कुलर लूप का एरिया πr², बात समझ आ रही है, πr²। अब देखिए
आई को आई रहने दीजिए, आई को आई रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू क्या है? L/2 पाई। तो आर का स्क्वायर है तो L/2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आई पाई L²/2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर। तो पाई से एक पाई खत्म, क्या बचा? आई L²/4 पाई। यही हो गया क्या था? चुंबकीय आघूर्ण, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या है? IL²/4 पाई। ये आंसर हो गया। एकदम आराम से समझने का, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक L लंबाई के स्टील के एक तार का चुंबकीय आघूर्ण M है। यही M दिया है। अब ये स्मॉल m को कैपिटल M दे दिया है, इसने कैपिटल M दे दिया। बात समझ आ रही है? स्मॉल m को क्या दे दिया है? कैपिटल M दे दिया है। ठीक है, ओके। इसे एक अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ा जाता है। मतलब कुछ L लंबाई है, अर्धवृत्ताकार मतलब सेमी सर्कुलर, और चाप मतलब आर्क। तो अर्धवृत्ताकार चाप मतलब सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क इसका बना दिया गया कुछ ऐसा, सेमी सर्कल जैसा। इसमें कुछ करंट जा रहा होगा, है ना? करंट तो दिया नहीं है, तो आई थिंक करंट वाला हम लोग को फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। बात समझ आई? इसके अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर में मोड़ दिया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है, अब नया m का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। तो जब ऐसा था तो m दिया है, चुंबकीय आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक मोमेंट m दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? 2L × QM। अब देखिए, जब हम लोग मैग्नेट लेते थे, बार मैग्नेट छोटा सा, तो हम यहाँ से यहाँ L ले लेते थे और यहाँ से यहाँ L ले लेते थे। मतलब टोटल लेंथ 2L लेते थे। तभी हम यहाँ 2L, मतलब 2L बोलने का मतलब इसका टोटल लेंथ ही लिखते थे। इसका मतलब ये नहीं था 2L का मतलब कि इसके लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे, नहीं। हम सहूलियत के लिए ये L लिए, ये L लिए, तो टोटल लेंथ 2L। तो यहाँ पे आपका टोटल लेंथ क्या है? यहाँ पे आपका टोटल लेंथ क्या है? L। बात समझ आ रही है? यहाँ पे टोटल लेंथ क्या है? अब 2L नहीं लिखेंगे, 2L टोटल लेंथ था ना, 2L टोटल लेंथ था। अब यहाँ मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो 2L टोटल लेंथ था, तो यहाँ इस वायर का टोटल लेंथ L। अब यहाँ से देखिए, आप अगर QM की वैल्यू निकालें, QM नहीं चेंज होना, तो QM की वैल्यू क्या होगी? M/L। अच्छा, अब देखिए इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है? तो इसका जितना लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ है। तो अब हम मान लेते हैं इसका रेडियस है R। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू क्या होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा? तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसका हाफ। बात समझ आ रही? तो L बराबर सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का 2πr अपॉन क्या होगा? 2πr अपॉन 2 खत्म, तो L बराबर क्या आ गया? πr। तो ये नया लेंथ आ गया। ठीक है, लेंथ होगा L बराबर πr। देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, L बराबर πr आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में रखिए नया। आपको अब इस केस में इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ, L बराबर πr लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। देखते हैं क्या यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, सब बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पहले ये था मोमेंट, अब नया निकालना है। तो m' मान लीजिए, तो ये क्या होगा? नया लेंथ L' × QM। देखिए यहाँ पे जो L निकाला है मैंने, ये L मतलब इसके इक्वेट करके निकाला है कि इसका लेंथ कितना है। R के टर्म्स में आप समझ लीजिए, R के टर्म्स में यहाँ पे हम लोगों ने L को निकाला है। बात समझ आ रही है? एकदम आराम से आप लोग देख लीजिए इसको, हो क्या रहा है, कोई हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है?
चलिए एल डैश एल हो गया, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा, एम डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू क्यू एम, और क्यू एम की वैल्यू क्या है, क्यू एम की वैल्यू है एम बाई एल। अब आप देखिए कि इस फॉर्म में कोई आपका आंसर है, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, आई के टर्म में तो आंसर नहीं है, तो इसमें पूछा क्या था, एम इंटू क्यू एम इंटू एल डैश। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ओके समझ आ गया क्या गड़बड़ हो रहा है। ये देखिए एल बराबर क्या क्या आया, पाई आर आया, तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एल बाई पाई। अब देखिए एक चीज़ मैंने क्या मिस किया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आर, तो ये भी आर, तो अब डाइपोल का, ये जो डाइपोल बना रहा है उसका लेंथ क्या है, डाइपोल जो बना रहा है उसका लेंथ क्या है, ये वाला है लेंथ, तो ये एल डैश ले लीजिए, तो एल डैश बराबर क्या हो जाएगा 2r। बात समझ आई। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू एल बाई पाई। बात समझ आया, 2 इंटू एल बाई पाई। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ एल डैश की जगह पे 2l बाई पाई, एल एल खत्म, ये क्या आ गया 2m बाई एल। तो अब 2m बाई एल, सॉरी गलत लिख दिया गया, 2m बाई पाई, तो ये 2m बाई पाई वाला ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। समझ आया ना ये क्यों हुआ है। देखिए पहले हम लोग जब सर्कल लेके इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें हमको डाइपोल के लेंथ से मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए थे, लेकिन अब लेंथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको करंट वाले फॉर्म में आंसर नहीं निकालना है, ये वाला। तो लेंथ होता क्या है, ये वाला लेंथ थोड़ी, ये वाला लेंथ नहीं है ना, लेंथ कौन सा है, ये है लेंथ डाइपोल का, मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ ये है। ये पूरा घुमा हुआ डाइपोल का लेंथ नहीं है, वो वायर का लेंथ है। यहाँ पे डाइपोल का लेंथ अगर आप लोग यहाँ लेंगे तो इतना रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंथ उतना नहीं रहेगा। बात समझ आई, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि कंफ्यूजिंग नहीं हो, आपको समझ आए कि कहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। लेंथ वाला अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लेंथ वाला कि लेंथ हम लोगों ने क्या लिया है और क्यों लिया है, ठीक है। ये लंबाई वायर का लंबाई हम लोग ये नहीं लिए, ये जो लंबाई है ना ये डाइपोल का लंबाई है, अगर ये डाइपोल है तो। और पोल स्ट्रेंथ तो जितना था उतना ही रखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार धारा लूप, वृत्ताकार मतलब सर्कुलर, सर्कुलर धारा, सर्कुलर धारा लूप, धारा मतलब करंट, लूप तो सबको पता है ऐसा, का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर से उसी पे क्वेश्चन, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर लेंथ इंटू डाइपोल का लेंथ इंटू QM, या m बराबर IA। यदि धारा लूप मतलब करंट लूप की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब अगर यहाँ रेडियस r है तो अब इसी का हम लोग रेडियस r/2 कर देते हैं, नया रेडियस r डैश बराबर r/2 कर देते हैं। त्रिज्या रेडियस आधी कर दी जाए तो चुंबकीय आघूर्ण होगा। यहाँ पे m बराबर जो भी है, m है मान लीजिए, तो यहाँ पे m क्या होगा वो पूछ रहा है। तो m बराबर देखिए IA होता है, ठीक है, करंट वाला ही लेके चलते हैं। IA होता है I इंटू एरिया कितना है पाई r²। अब यहाँ पे सेम कीजिए, I एरिया बदल गया,
ए डैश हो गया, करंट तो वही, करंट के बारे में, करंट के साथ कोई खेल नहीं हुआ है, बस ये बदल दिया। तो अब देखिए आई ए डैश क्या होगा, पाई आर डैश का स्क्वायर। अब आर डैश कितना है, आर बाई टू, तो आई पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी टू का स्क्वायर 4। अब देखिए आई पाई आर स्क्वायर क्या था, एम था, एम था, तो यहाँ एम लिखिए, तो ये एम डैश बराबर एम बाई 4, एम डैश बराबर एम बाई 4, ऑप्शन सी। समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा कि आप फंसे नहीं, ठीक है। ध्यान नहीं रहता है तो कई बार टीचर्स भी फंस जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, इसीलिए ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग कौन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कौन मात्रक नहीं है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर क्या होता है 12 इंटू, देखिए जिनको याद है वो डायरेक्ट बता सकते हैं। ये बार बार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रिवाइज होता रहे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगभग देख के तुरंत एकदम बता सकते हैं, वैसा मैंने पढ़ाया है। लेकिन कौन बता सकता है, जो मैंने तो पढ़ा दिया, ठीक है, आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। यह m इज इक्वल टू और क्या होता है 2 IA होता है, IA, तो मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई, करंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो है यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा ना, मैं अगर इस क्वेश्चन को बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने सोचा कि ये चलो ये है, हमको क्या बताना कौन नहीं है। अब मेरे को एक और चीज़ टेक्निक दिख रहा है, दिमाग कैसे दौड़ता है आपका, ये आ रहा है पूरा बोर्ड, दिमाग कैसे दौड़ता है मेन। तो अब देखिए यहाँ लिखा है जूल पर टेस्ला और यहाँ के लिखा है न्यूटन मीटर पर टेस्ला, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम ही है, इसका यूनिट है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं, लेकिन ये दोनों भी सेम ही है। कैसे, जूल क्या होता है, वर्क की यूनिट, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन और इसका डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और वर्क जूल, मतलब जूल बराबर क्या होता है न्यूटन मीटर। तो ये जूल पर टेस्ला है, मतलब ये भी न्यूटन मीटर पर टेस्ला है और ये न्यूटन मीटर पर टेस्ला है, ये तो दोनों सेम है, मतलब आंसर ये होना चाहिए। अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं कि ये तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दो सेम चीज़ भी, मतलब ये यूनिट है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 3 आंसर दे दे। बात समझ आ रही, क्यों मैं बोल रहा हूं 3 आंसर, क्योंकि ये है, ये दोनों एकदम सेम है, तो मतलब ये दोनों भी है। मैं एक टेक्निक लगा रहा हूं बस, ये दोनों भी है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होता तो हम इन दोनों को साथ में टिक करना पड़ता। बात समझ आ रही है। तो अब देखिए, अब दूसरा यूनिट मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूं। तो जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b, ठीक है। या वेक्टर थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं और ये माइनस साइन मैं हटा दूं, यूनिट से मतलब है। तो हमको m देखना है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी बाई b। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल और b की टेस्ला, जूल पर टेस्ला, तो मतलब ये है। और न्यूटन मीटर भी तो जूल ही है ना, तो मतलब ये भी है, ये दोनों है यूनिट किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। बात समझ आई, ये कैसे किया मैंने, ये हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, ठीक है, डाइपोल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसका, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये दोनों है, दिखा दिया, ये है मतलब ये भी है, क्योंकि ये दोनों सेम है, बता दिया मैंने आपको, यहाँ निकाल के दिखा दिया, तो ये है। बात समझ आया, ये भी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट। तो कहीं ऐसा लिखा मिल जाए तो डरने का नहीं है ना। कहाँ से निकाला मैंने, किस फॉर्मूले से, वो आप लोग देख लीजिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब आंसर हमारा ये है। क्योंकि क्या पूछा था, कौन मात्रक नहीं है, कौन यूनिट नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब क्या पूछ रहा है, ध्रुव प्रबलता।
ध्रुव प्रबलता, खतरनाक लग रहा है। ध्रुव प्रबलता और कुछ नहीं, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। गंदा हो जा रहा है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है? 12 इंटू क्यू एम, और यही क्यू एम क्या है? ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ। अभी शायद मैंने पहले ही बोला था इंग्लिश में, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या है आपको ये बताना है। ठीक, तो उसको बस आप रहने दीजिए। अब इसका m का क्या होता है फिर मैं लिखूंगा, बार बार लिखूंगा मैं, कि याद हो जाए आप लोग को एकदम। करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसके जगह पे मैं क्या लिख दूं? लेंथ है मीटर, और ये क्यूएम का यूनिट बताना है आपको। तो m से m गया तो क्या आ रहा है? m से यहाँ 2 m है, 1 m चला गया तो एम्पियर मीटर बच रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका b, एम्पियर मीटर। बात समझ आई? इसको भी मिटाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि m चुंबकीय आघूर्ण का एक दंड चुंबक क्या होता है? क्या होना चाहिए? बार मैग्नेट होना चाहिए। भावनाओं को इसके समझ के ऐसा लग रहा है। तो एक m चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का एक बार मैग्नेट एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में क्षेत्र के अनुदिश स्थित है। मतलब मान लीजिए ये आपका फील्ड है और इसी में ऐसे बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट m है। डाइपोल मोमेंट पता है 12 इंटू क्यू एम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? चुंबक को 90 डिग्री पहले तो ऐसा रखा हुआ है, चुंबक फील्ड के डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि चुंबक को 90 डिग्री घुमा दे रहे हैं। कितना घुमा दिए? 90 डिग्री घुमा दिए। तो बोलता है इसको घुमाने में किया गया कार्य। अब इसके पीछे क्या थ्योरी है? इसके पीछे का थ्योरी आप लोग को याद रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे? एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी में हम लोग कुछ थीटा एंगल पे एक बार मैग्नेट रख दिए थे। ठीक है, बार मैग्नेट कैसा, क्या बार मैग्नेट? मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग रखे थे। तो अब इस केस में हम लोगों ने टॉर्क निकाला था। ठीक है, टॉर्क निकाला था। टॉर्क हम लोगों ने कैसे निकाला था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका अगर लेंथ पूरा 2l है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है। ये डिस्टेंस 2l cos थीटा, ये डिस्टेंस 2l sin थीटा। बात समझ आ रही है? 2l cos थीटा, 2l sin थीटा। ओके, अब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स F लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l sin थीटा। अब हम लोग को यह सोचना है कि फोर्स क्या होगा। तो अब आइए, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। इसी को देख के हम लोगों ने क्या बोला कि E के जगह पे अगर B रख दिया जाए तो F बाई क्यू एम, चार्ज का जगह कौन ले लेता है? पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? क्यू एम पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। तो यहां हम लोग क्या लिख देते हैं? क्यू एम इंटू बी, क्यू एम इंटू बी। फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? टॉर्क समझ आ रहा है ना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। ऐसे ही निकालते हैं, ये जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो वहां हम लोग क्या लिखेंगे? बी इंटू क्यू एम लिख देते हैं, या क्यू एम इंटू बी, जो भी है। क्यू एम, ये पूरा मैं एक बार में आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं पूरा थ्योरी रिवाइज करा दे रहा हूं। क्यू एम इंटू बी। अब देखिए, क्यू एम इंटू 2l, क्यू एम इंटू 2l क्या होता है? m होता है। तो ये क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर, इसके जगह पे लिख दीजिए आप m, तो एम बी साइन थीटा। इसको मिटाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? m क्रॉस b, क्योंकि एम बी साइन थीटा है तो m क्रॉस b। अब
इसको रोटेट करने में वर्क डन हम लोग कैसे निकाले थे, तो देखिए वर्क तो वर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क इनटू छोटा सा एंगल जो आपने घुमाया, छोटा एंगल आपने घुमाया, ये छोटा सा वर्क। बात समझ आ रही? तो आप यहां लिखेंगे एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग को टोटल वर्क चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया था, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दिया था। मतलब डी डब्ल्यू क्या है, एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये पूरा आपका थ्योरी का रिवीजन चल रहा है, आप समझ लीजिए। थ्योरी में यही मेरा टेक्निक है, जब न्यूमेरिकल बनाओ तो उसके साथ पूरा थ्योरी रिवाइज हो जाए। बात समझ आ रही? अब इसको थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमने कहाँ से कहाँ घुमाया, तो मान लिया पहले θ1 एंगल पे था, अब θ2 एंगल पे कर दिए। अब आप एम बी को बाहर निकालिए, एम बी को आप बाहर निकालिए, और अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन किसका क्या होगा, साइन किसका डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉस थीटा, ये θ1 से। अब ये इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा यार, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, ये आया था माइनस एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसको मिटाल देता हूं। अब देखिए आपका जो बार मैग्नेट था वो पहले कैसे रखा हुआ था, ऐसे रखा था, फिर बाद में कैसे रख दिया आपने, इसको ऐसे रख दिया। तो यहां पहले का एंगल θ1 बराबर 0, बाद का एंगल θ2 बराबर 90 डिग्री हो गया। अब यहां पुट कीजिए, माइनस एम बी कॉस θ2 कितना है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। इसको मिटाल देता हूं, तो माइनस एम बी कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1, तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू बी, ये माइनस माइनस प्लस एम बी हो जाएगा बस। तो इसका आंसर क्या होगा, एम बी होगा। इतना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ आई? मिटा दिया जाए इसको। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोग को एक टेबल बनाया था मैंने आप लोगों से, वो टेबल मैं एक बार बनाना चाहता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और फिर इसको कंपेयर किया था मैंने मैग्नेटिज्म से। देखिए यही चीजें आसान हो जाती हैं, भागना नहीं है इससे। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट जो हमारा कांस्टेंट आ रहा था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। और यहाँ पे क्या आ रहा था, 4 पाई बाई म्यू नॉट, ये कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर चार्ज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या आया था, उसके बाद अब था एक्सियल फील्ड, या नहीं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हम लोग इस वाले में P लिखते थे और इसमें अब हम लोग M लिखते हैं। ठीक, अब और क्या है, तो हाँ एक्सियल फील्ड, इक्वेटोरियल फील्ड। तो एक्सियल फील्ड हमारा क्या आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू वेक्टर P बाई R क्यूब, ये आता था। और यहाँ पे क्या हो जाता है, P की जगह पे बस M, कांस्टेंट बदल दीजिए, 4 पाई बाई म्यू नॉट 2M बाई R क्यूब।
ठीक है। एक्सियल समझ रहे हैं ना, अक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति क्यों करा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए जिनको याद होगा ना, ये जो मैंने पढ़ाया था कंपेयर करके, मैं भी ऐसा 2 मिनट में बता सकता हूं एकदम ये आंसर होगा, लेकिन वैसे नहीं बताना है मेरे को, आप लोगों को समझाना है जिनको याद नहीं है या भूल गए, इसीलिए मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता था, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस इसीलिए क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में बनता था और ये उसके अपोजिट में P/r³। ये भी होता है -4 पाई बाई म्यू नॉट, -4 पाई बाई म्यू नॉट और फिर m/r³, ठीक। माइनस साइन बस ये बता रहा है आपको कि डायरेक्शन m की तरफ नहीं है, m की तरफ डायरेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो भी डाइपोल मोमेंट है उसके डायरेक्शन में ये वाला फील्ड नहीं है। ये टेबल बना है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। लघु दंड चुंबक मतलब शॉर्ट बार मैग्नेट की अक्षीय स्थिति मतलब, एक सेकेंड, अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल और निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल में इसके केंद्र से, मतलब हम लोग दो, एक्सियल मतलब क्या होता था, ये सेंटर से कुछ r दूरी, और इक्वेटोरियल क्या होता था, ये सेंटर से कुछ सेम r दूरी, पॉइंट P या ये मान लीजिए Q है, लेकिन दोनों का दूरी सेम है। इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, एक्सियल और इक्वेटोरियल में इसके केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं, तो एक्सियल पे भी r दूरी और इक्वेटोरियल पर भी r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुपात होता है। तो जो पहले दिया आप उसको पहले लिखेंगे, पहले अक्षीय स्थिति दिया है, मतलब ये समझ आ रहा है ना इंग्लिश में, स्थित बिंदुओं मतलब वहां पे कोई उतने सेम दूरी पर जो कोई पॉइंट है, r जो भी पॉइंट्स हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का अनुपात, रेशियो बताना है आपको। तो एक्सियल में अक्षीय पहले दिया है, अक्षीय मतलब एक्सियल, तो पहले एक्सियल को आप लिखिए। तो एक्सियल कितना है, एक्सियल ये वाला मैग्नेट में है ना हम लोग, ये तो बस मैंने आपको कंपेयर करके बताया, मैग्नेट में है तो 4 पाई एक्सियल ऐसा लिखेंगे, B एक्सियल अपॉन B इक्वेटोरियल, ठीक है। अब देखिए ये कितना होगा, एक्सियल वाला कितना है, 4 पाई बाई म्यू नॉट इंटू 2m/r³। ये साइन यहाँ नहीं रखना, अब इक्वेटोरियल रखना, साइन नहीं रखना, वो बस डायरेक्शन बताने के लिए, 4 पाई बाई म्यू नॉट इंटू m/r³। अब देखिए ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, 2/1 मतलब 2:1। बात समझ आई। अब मैं ये आंसर में डायरेक्ट भी लगा सकता था, और जिनको याद होगा ना वो भी डायरेक्ट लगा सकते थे। क्या याद होगा, तो सॉल्व करके बताया था मैंने कि B एक्सियल, सॉल्यूशन लाने के बाद रिजल्ट बताया था, डबल ऑफ B इक्वेटोरियल। अब जिनको ये याद रहेगा वो डायरेक्ट लगा देंगे। कितना रेशियो, दोनों का रेशियो आप देखिए कितना, 1 मिनट, B एक्सियल डबल ऑफ B इक्वेटोरियल, सही आया, कुछ गलत हो गया है, हाँ ठीक है सही है। इनका रेशियो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, B इक्वेटोरियल को यहाँ ला दिए, मतलब 2:1, ठीक है। इसका ये 2 गुना रहता है, बात समझ आ रही है, इसका ये 2 गुना रहता है, ये डबल है इसका, तो डायरेक्ट ये आंसर बता सकते थे, ठीक है। अब इसको मैं मिटाल देता हूँ, हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ 2 चीज़ और छूट गया है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जब सब कंपेयर किए हैं तो इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क। अभी जस्ट हम लोग निकाले थे टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ होता है P क्रॉस E और यहाँ होता है M क्रॉस B, अभी जस्ट पहले निकाला था, अभी जस्ट, ठीक। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, वही जो वर्क डन अभी आया था आपका। तो इस केस में क्या होता है, -P.E
और यहाँ क्या होगा माइनस एम डॉट बी, बस पी का एम ई का बी, बात खत्म। तो ये कंपैरिजन याद रहेगा तो ये पूरा निचोड़ है दोनों चैप्टर का रिलेशन, मतलब इसी से आप इसको कैसे ले आए। ठीक है, इसको निकाल देता हूं मैं, हो गया। अब देखिए, अब ये क्या दिया है, चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। भौगोलिक याम्योत्तर मतलब ज्योग्राफिक या ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का कोण। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का कोण को कहते हैं, कि कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं उसके बीच के कोण को, तो उसके बीच के कोण को कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट चाहता हूँ, इसका हिंदी देख लेता हूँ मैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन का हिंदी। हाँ देखिए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं दिक्पात कोण। ठीक है, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है, एक होता है एंगल ऑफ डिप। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसी को एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ही बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन या डिक्लिनेशन, जो प्रोनाउंसिएशन होता होगा देख लीजिएगा। एंगल ऑफ डिप इसको क्या बोलते हैं, नति कोण या नमन कोण। प्लीज इसको लिख लीजिए, याद रखिएगा। आंसर क्या बोल रहा था, चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन तथा ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा सा मेरे को हिंदी इंग्लिश में वो करने में परेशानी हो जाता है, तो कहीं कुछ गलती हो जाए तो आप लोग बताइए, और उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, अगर कुछ गलती हो जाए हिंदी इंग्लिश में तो। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान। अच्छा, नमन कोण शुरू करने से पहले मैंने बता दिया था, नाम लिख लिया आप लोगों ने। तो नमन कोण या नति कोण को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। इसको या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक दो चीज़ आप लोग को पढ़ाया मैंने, लेकिन फिर से बता देता हूँ। ठीक है, एट इक्वेटर डेल्टा बराबर एंगल ऑफ डिप, नमन कोण 0 होता है। और एट पोल्स, इक्वेटर का हिंदी ध्यान में नहीं आ रहा है, पोल का ध्यान में आ रहा है। पोल मतलब होता है ध्रुवों। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा बराबर 90 डिग्री। ये आप लोग को याद करने के लिए बोला था मैंने। ठीक है, एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एट पोल्स, मतलब पृथ्वी के ध्रुवों पर। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स पर, एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंड मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव मतलब पोल, ध्रुव मतलब पोल्स। तो मैग्नेटिक चुंबकीय ध्रुव मतलब मैग्नेटिक पोल्स पर नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप का मान क्या होता है, 90 डिग्री। तो आंसर इज डी, 90 डिग्री। समझ आया, कहाँ पे, पोल्स पे, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। ठीक है, मैं डाल दूं, ओके। अब देखिए, किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज घटक, अच्छा ये सब का बात चल रहा है, तो क्षैतिज घटक और ये सब क्या है, ये रिलेशन आप लोग को पता रहना चाहिए। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी वी बराबर बी साइन डेल्टा। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ
डिप, और अगर आप दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, BV बाई BH बराबर tan डेल्टा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज घटक, स्थान मतलब समझते हैं प्लेस, क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू BH इतनी दे रखी है। नमन कोण 45 डिग्री, नमन कोण मतलब डेल्टा बराबर 45 डिग्री है। बोलता है ऊर्ध्व, जो भी है ऊर्ध्व घटक मतलब क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए मेरे को ये क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ गया कि जितना ये है उतना ही ये होगा। अब आप समझिए कैसे, देखिए तो देखिए BV बाई BH बराबर tan डेल्टा, ठीक है। अच्छा डेल्टा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ इज इक्वल टू लिख दीजिए आप 1, tan 45 1। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा BV बराबर BH। मतलब अगर कोण 45 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप नमन कोण या नति कोण दोनों वही नाम है, अगर 45 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होगा। तो सेम इसके बराबर ये है। तो यही देख के मैंने बताया था, बात समझ आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को न्यूमेरिकल MCQ में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं पूरा पीछे थ्योरी में चले जाता हूँ। ये मेरा टेक्निक है पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी, कि एक बार जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तब थ्योरी पढ़िए, दूसरा जब आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं तो फिर थ्योरी को साथ में लेके चलिए, क्या कॉन्सेप्ट था, उससे रिवीजन हो जाता है तगड़ा। बोलता है एक स्थान पर नति कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप 60 है, मतलब डेल्टा बराबर 60 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो B होता है, B क्या होगा, B इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये रिलेशन आप यूज कीजिए, BH बराबर क्या होता है, B cos डेल्टा, और डेल्टा 60 है तो cos 60। अब cos 60 का मान निकालना है। तो अब इन जिन लोग को नहीं पता है साइन कॉस का मान, उन लोग को मैं टेक्निक बता देता हूं याद करने का। टेक्निक बता दे तो शायद मैंने पहले बताया, कोई बात नहीं, नहीं भी बताया तो देख लीजिए अब आप। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आप क्या कीजिए, 0 डिग्री लिखिए, 30 डिग्री लिखिए, 45 डिग्री लिखिए, 60 डिग्री लिखिए और 90 डिग्री लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 लिखिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और सब पे रूट चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, ठीक। ये साइन की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू। और कॉस थीटा आप इधर से देखेंगे, कॉस थीटा इधर ही मैं लिख देता हूं। कॉस थीटा के लिए जस्ट आप उलट दीजिए 0 का, 90 60 45 30 0, ये याद करने का टेक्निक है, ये तो कर ही सकते हैं अब आप लोग। अब इसने क्या पूछा है, क्या पूछा है इसने, आपको क्या चाहिए, cos 60 चाहिए ना, BH बराबर B। cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 रूट 1/4, 1/4 का मतलब क्या है 1/2, तो 1/2। अब 2 को इधर भेज दीजिए, 2BH, तो B बराबर 2BH। 2BH कौन सा है, D है। ये हो गया आंसर, सही है ना। कुछ गलत हो जाए तो देख लेना। हो गया, मैं डाल दो, इजी था। चलिए हो गया, ये काम आ सकता है, इसको रहने देते हैं। ये आप जब चाहें कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू ऐसा लिख लीजिए। क्या टेक्निक लगाया मैंने, 0 1 2 3 4 और सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में रूट चढ़ा दीजिए। पहले पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ ऊपर में लिख लिए साइन। ये साइन का फ्लो, कॉस का फ्लो क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, बस हो गया, कोई जरूरत ही नहीं याद करने का, ठीक है। अब देखिए किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र
का क्षैतिज, एक सेकेंड, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, कंपोनेंट, वर्टिकल घटक मतलब कंपोनेंट बराबर है। तो उस स्थान पर नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप क्या होगा, 45 डिग्री। अभी तो निकाले थे, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर है। अब आपको वो रिलेशन पता है, BV/BH बराबर tan डेल्टा, ये दोनों कैंसिल क्योंकि इक्वल है। tan डेल्टा बराबर क्या आ गया, 1, ठीक है, tan डेल्टा बराबर 1। तो tan डेल्टा बराबर tan 1 कब होता है, जब tan 45 होता है। तो डेल्टा बराबर यहाँ से क्या मिल गया, 45 डिग्री। यह सिंपल जो अभी हम लोग पीछे किए थे कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल आ गया कब, जब एंगल 45 डिग्री, यही क्वेश्चन आया था। तो इसी को घुमा घुमा के पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बना के बताइए या वो डायरेक्ट वो याद रहे, अच्छी बात है। बहुत लोग को लग रहा होगा कि इतना लंबा, इतना लेंदी प्रोसेस एग्जाम में कौन करेगा। मैं उनको बता दूं ये लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन देखते के साथ आंसर लगेगा। मैं आपके रिवीजन के लिए ये प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखिए पृथ्वी के तल के मतलब सरफेस के किसी निश्चित स्थान पर, मतलब किसी फिक्स प्लेस पर, पॉइंट पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ऊर्ध्वाधर घटक क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट VV। क्षैतिज घटक का √3 गुना है। क्षैतिज घटक क्या होता है, BH। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना है। तब इस स्थान पर नति कोण है, नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप। तब आपको इस प्लेस पे एंगल ऑफ डिप बताना। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन बोला किसी भी अर्थ में किसी जगह पे उसके मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना। तो बताइए एंगल ऑफ डिप क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं भाई BV/BH बराबर tan डेल्टा, ठीक है। BV की वैल्यू क्या है, √3 BH/BH बराबर tan डेल्टा, खत्म। क्या आया, tan डेल्टा बराबर √3। अब tan √3 कब होता है, tan √3 कब होता है, tan √3 हाँ tan 60 पे। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, 60 डिग्री। तो आंसर हो गया D। अच्छा, जिनको ये वैल्यू याद नहीं रहेगा इससे कैसे निकालेंगे, तो अब आप देखिए tan 60 बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, tan 60 बराबर tan 60 होगा sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। जिनको याद नहीं रहेगा उनके लिए, उम्मीद करते हैं भाई सबको याद होगा, सब साइंस के स्टूडेंट हैं। तो sin 60 कितना है, √3/√4 मतलब √3/2। cos 60 कितना है, cos 60 √1/4 मतलब 1/2। ये 2 खत्म, क्या आ गया, √3, बात खत्म। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, 0 होता है, कहाँ पे होता है। तो इससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोग को एड्रेस याद कराना चाहता हूँ। कौन सा एड्रेस था, तो एट मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिक बराबर 0 डिग्री, फिर एट मैग्नेटिक क्या था, पोल्स
डेल्टा बराबर 90 डिग्री। ये एड्रेस आप लोग याद रखेंगे। इस एड्रेस से 4 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इस एड्रेस से 4 क्वेश्चन बन सकता है, चारों मैं आपको बना के बताता हूँ। मैग्नेटिक पोल्स पे 90 डिग्री, यही हम लोग लिखे थे ना, इक्वेटर पे और पोल पे 90 डिग्री रहेगा। ये क्या रहेगा आपका, मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप डेल्टा, एंगल ऑफ डिप। अब क्या पूछ रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी साइन डेल्टा। शून्य होता है, जीरो होता है, मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। कब जीरो होगा, तो हम लोग एंगल निकाल लेंगे और एंगल से एड्रेस निकाल लेंगे। तो अब यहां से हमको क्या मिला, बी तो जीरो होगा नहीं, तो साइन डेल्टा बराबर जीरो। अब साइन जीरो कब होता है, 90 डिग्री पे, तो साइन डेल्टा बराबर साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री जब जीरो हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो रहा है कब, जब डेल्टा 90। अच्छा, डेल्टा 90 पर एड्रेस क्या है, एट मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है कहाँ पे, एट मैग्नेटिक पोल्स मतलब चुंबकीय ध्रुवों पर, ठीक है। और चुंबकीय निरक्ष मतलब इक्वेटर होता है। बात समझ आ रही है, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। अब क्षैतिज घटक के लिए आप ले ली, क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH बराबर B कॉस डेल्टा शून्य होता है। तो ये कॉस डेल्टा शून्य होगा कब, फिर लिख दीजिए कॉस डेल्टा बराबर जीरो। तो कॉस डेल्टा बराबर कॉस जीरो कब होता है, 1 सेकेंड, यस, क्या गलती किया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, याद आ गया, ध्यान आ गया मेरे को, 1 मिनट। पिछले क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन में गलती किया, ध्यान से देखिए आप लोग भी ये गलती मत कीजिएगा। फिर से मैं लिखता हूँ, सॉरी। तो क्या बोल रहा था, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बराबर B साइन डेल्टा। तो ये शून्य होगा, जीरो होगा कब, ये तो जीरो हो नहीं सकता है, तो जब साइन डेल्टा बराबर जीरो होगा। और साइन डेल्टा कब जीरो होता है, साइन डेल्टा माने साइन जीरो कब होता है, जब साइन 0 डिग्री रही। यही गलती हो रही थी मेरे से, ठीक है, ये गलती हो रही, तो ये आंसर नहीं होगा। तो डेल्टा बराबर यहां से क्या आ गया, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री किसका एड्रेस है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप, ये समझ आ रहा है ना, साइन डेल्टा बराबर 0। तो साइन 0 कब होता है, साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पर। साइन 0 होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या आया, एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री कहाँ मिल रहा है, मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या होता है, तो ध्रुव मतलब ये पोल, ये भी ध्रुव है, तो भौगोलिक से ज्योग्राफिक से मतलब नहीं, प्रत्येक स्थान पर ये भी गलत है। तो निरक्षीय मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब निरक्षीय, ये होगा निरक्ष पर, ये होगा आंसर। एक्सट्रीमली सॉरी, ये जल्दी में मैंने यहाँ साइन 0 को साइन 90 लिख दिया था, ठीक, उसके लिए माफ़ी। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक शून्य होता है। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, B कॉस डेल्टा। तो ये 0 होगा, B कॉस डेल्टा, बोल रहा है 0 है, कब 0 होगा, ये तो B तो 0 होगा नहीं, तो कॉस डेल्टा बराबर 0। अब कॉस 0 कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री होता है, ठीक है, जब कॉस 90 डिग्री होता है। तो डेल्टा बराबर 90 डिग्री, डेल्टा बराबर 90 डिग्री। आइए अब डेल्टा 90 डिग्री कौन सा एड्रेस है, मैग्नेटिक पोल्स मतलब चुंबकीय ध्रुव। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय ध्रुव। भौगोलिक तो होगा नहीं, प्रत्येक स्थान पर होगा नहीं, चुंबकीय निरक्ष तो आ नहीं रहा, वो पिछले आंसर में आया। तो समझ गए ना, वो सब उतना देखने की जरूरत ही नहीं। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री आया, और जब एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री कहाँ पे होता है,
मैग्नेटिक पोल्स पर, मतलब चुंबकीय ध्रुव पे। तो चुंबकीय ध्रुव आंसर हो गया। अब पूछ रहा है कि चुंबकीय ध्रुव पर, देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है, चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है। नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप कहां पूछ रहा है? एंगल ऑफ डिप चुंबकीय ध्रुव पर, मतलब मैग्नेटिक पोल पे। मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 90 डिग्री। आंसर डी। समझ आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसी से बन रहा है 3-4 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक स्थान पर नति कोण मतलब डेल्टा बराबर दे दिया है 30 डिग्री। बोलता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH है। क्षैतिज घटक दे दिया है BH। अब BH क्या होता है? B cos डेल्टा। डेल्टा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री रखिए। तो अब आप पूछ रहा है क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH है। नति कोण मतलब एंगल ऑफ डिप, तो क्षेत्र की तीव्रता मतलब B बताना है। अब cos 30 कितना होता है? तो अब वैसा ही वाला आप लोग नियम लगाइए, 0, 30, 45, 60, 90, तो 1/4, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4। अब क्या चाहिए आपको? cos 30 चाहिए। तो cos 30 कौन सा होगा? जो sin 60 होगा। इधर से cos 30 ये होगा। तो मतलब ये क्या आ गया? BH बराबर √3/2। ठीक है, √3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा? B = 2 को उधर भेजिए, 2BH बाई √3, 2BH अपॉन √3। √3/2 को भेज दिए, इधर आके उलट गया, ये है B की वैल्यू। तो कौन सा आंसर होगा? 2BH बाई √3, ये वाला आंसर होगा। समझ आया? चलिए, समझ आ गया। हाँ, उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदु समझ आता है, न्यूट्रल पॉइंट। एक मिनट, दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं मतलब मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उदासीन बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो आंख बंद करके आंसर सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, याद रहेगा, एक दूसरे को कभी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सीधा ये आंसर लिख देना है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। उदासीन बिंदु मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है, तो कोई भी पॉइंट वो काटेगा कभी नहीं। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के निकट काटती है, काटेगी कभी नहीं। चुंबक, उत्तरी मतलब जो भी नॉर्थ साउथ पोल, चुंबक के मध्य काटती है, काटेगी कभी नहीं, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेम यही क्वेश्चन पिछले MCQ के लेक्चर में कराया था मैंने कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक बस नहीं था, क्या था? चुंबकशीलता। तो उसको मैंने क्या बोल दिया था? चुंबकशीलता 1 से छोटा। लेकिन अब यहाँ और करके दिखाया था ना मैंने अभी जस्ट, आयरन लेके क्लास जब शुरू किया था तो इस वाले को। तो लौह चुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता μr मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या था? ग्रेटर देन 1000 आया था, ग्रेटर देन 1000 आया था ना। अब ये चुंबकशीलता परमिएबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये डिफरेंस समझना है। ये पूछ रहा है आपेक्षिक चुंबकशीलता, आ रहा है, साफ आ रहा है। ये पूछ रहा है आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जस्ट पढ़ाया था मैंने μr ग्रेटर देन 1000, तो कौन सा ऑप्शन लेंगे? तो 1 से काफी बड़ा। कौन सा ऑप्शन लेंगे? 1 से काफी बड़ा, बहुत बड़ा 1 से, ठीक है। आपेक्षिक हटा दिया तो मैंने इसी को क्या लिया था? लेस देन 1 करके दिखाया था मैंने, ठीक है। खैर वो चुंबकशीलता मतलब परमिएबिलिटी नहीं आता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी आता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये नो डाउट लगा देंगे भाई, 1 से काफी बड़ा, बहुत बड़ा 1 से। कितना बड़ा आप लोग जानते हैं? 2 लाख लिए थे हम लोग आयरन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी पदार्थ, पदार्थ मतलब तो समझ आता होगा सबको, मैटर,
आपेक्षिक चुंबकशीलता, फिर से आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है 0.9999। तो इसकी प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति मतलब इसका नेचर कैसा होगा। तो आपने देखा है म्यू आर 1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। और दूसरा क्या था 1 से बड़ा और कुछ एक 1 प्लस कुछ छोटा नंबर से छोटा रहता था। तो ये किसके लिए होता था, ये किसके लिए होता था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। और ये किसके लिए होता था, डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। देखिए अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, लौह चुंबकीय मतलब फेरोमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये किस रेंज में आ रहा है 0.99, 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 और 1 के बीच में रिलेटिव परमिएबिलिटी किसका होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। पैरामैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, यही गड़बड़ हो जा रहा है हिंदी इंग्लिश में। किसका होता है ये होता है, इसको लिख लेते हैं पहले, किसका होता है, डायमैग्नेटिक का। ये किसका होता है, पैरामैग्नेटिक का, ठीक है। और म्यू आर बहुत बड़ा होता है, मतलब ग्रेटर देन 1000 होता है किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो अपना डायमैग्नेटिक है, लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक, तो प्रतिचुंबकीय क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। तो ये डाईमैग्नेटिक इसका आंसर होगा। बात समझ आ रही है। अब क्या बोल रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता। अब यहां चुंबकशीलता का मतलब क्या है, चुंबकशीलता का मतलब मैंने नहीं लिखा है, आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान क्या होता है। अब सोचिए किसका बात कर रहा है ये, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक का मटेरियल क्या होता है, पॉजिटिव एंड स्मॉल, ठीक है। तो ऑप्शन कम होगा, कौन सा होगा, 1 तो होगा नहीं, 1 से कम होगा नहीं इसके लिए, ठीक है। बहुत अधिक भी नहीं होगा, तो क्या होगा, कम लेकिन 1 से अधिक, ठीक है। तो क्या लिया हम लोगों ने, एक सेकेंड, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता का मान, हाँ ठीक है, ये बार बार ये वाला पॉजिटिव एंड स्मॉल, ठीक है। कम लेकिन 1 से अधिक, 1 से बड़ा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय। मेरे को हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ना डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो ये होगा कम लेकिन 1 से अधिक, कम है ये, पॉजिटिव है, 1 से बड़ा लेकिन कम, बहुत बड़ा नहीं, ये होगा बहुत बड़ा। अब डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, आंख मूंद के, फेरोमैग्नेटिक में मैंने आपको डोमेन बताया, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय, ठीक है। अब देखिए 25वां क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है, सेम क्वेश्चन। अच्छा हाँ, नहीं, अब देखिए इसको, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, चुंबकीय प्रवृत्ति बोल रहा है, चुंबकीय प्रवृत्ति बोल रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी हम लोग ऐसा पढ़े थे, एक रेंज ये था, ये कौन सा था, डायमैग्नेट। दूसरा रेंज इसमें क्या था, निगेटिव और छोटा। दूसरा रेंज क्या पढ़े थे, 0 से बड़ा ससेप्टिबिलिटी और 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी ये क्या बोला है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मान कम स्मॉल परंतु बट पॉजिटिव, किसके लिए होता है, ये दूसरा वाला केस किसका था, पैरामैग्नेटिक का। और पैरामैग्नेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, ठीक है। समझ आया, इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या है। ठीक है, तो मैग्नेट बनाने के लिए सबसे उचित धातु माने धातु क्या बोलते हैं, मेटल, नर्म लोहा होता है। नर्म लोहा सबसे बेस्ट है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक है। वह ताप जिसके नीचे, इस पे अभी मैंने डिस्कस किया था, वह टेम्परेचर जिसके नीचे चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय, वो टेम्परेचर जिसके नीचे, जिस टेम्परेचर के नीचे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है और जिसके ऊपर वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर। बताया था, शुरू में बताया था। बात समझ आ रही है। क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर है, टीसी जिसको लिखे थे, जिसके नीचे, जिस टेम्परेचर के नीचे फेरोमैग्नेटिक रहता है, फेरोमैग्नेटिक रहता है, और जिसके ऊपर आप बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, वही फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ये आंसर है। चुंबक के परमाणुवीय मॉडल के अनुसार, मतलब एटॉमिक मॉडल के अनुसार पदार्थ में चुंबकत्व के गुण के लिए अधिकांशतः उत्तरदायी कौन है, मतलब मेन उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, चुंबकत्व के लिए, मैग्नेटिज्म के लिए कौन मेन रेस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रॉनों का घूमना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का घूमना, तो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति, इससे रिलेटेड थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन घूमने के कारण। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वहाँ करंट आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जब करंट है, लूप बना रहा है, करंट है, तो वो क्या बना लेता है, एक डाइपोल बना लेता है। बात समझ आ रही है, मैग्नेटिक डाइपोल बना लेता है। और वैसे वैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो सब इलेक्ट्रॉन डाइपोल 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 मिलके एक डायरेक्शन में अलाइन होके मैग्नेट बना देते हैं। सबका छोटा 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 योगदान मिलके वो बड़ा मैग्नेट बन जाता है। ये शायद हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये किस कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति के कारण, जिससे वो घूम रहा है। बात समझ आ रही है। उदासीन बिंदुओं पर, अब देखिए उदासीन बिंदुओं मतलब न्यूट्रल पॉइंट पर ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, क्या होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के जहाँ पे बराबर होगा वहीं पे क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। बात समझ आ रही है। दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, वहाँ फील्ड ज़ीरो हो जाता है। निकेल क्या है, निकेल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।